हाँ जी, तो प्रीवियसली हमने इसके 2 पार्ट पढ़ लिए। नंबर सीरीज में अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ लिया और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ लिया। प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अब आइए नीचे एक आता है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। इसी में सीरीज के अंदर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, एक पैटर्न दिया होगा और आपको समझना होगा कि ये पैटर्न किस टाइप का है। जैसे जैसे समझो, सपोज दिया हुआ है ए बी फिर ब्लैंक, देन ए देन ब्लैंक, फिर बी ए फिर ब्लैंक। अब इसको और नीचे ऑप्शन दे देगा आपको 3-4, मतलब 4 बेसिकली। सपोज मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन उसने दिया हुआ है ए बी, मतलब इसका मतलब होता है कि पहले ब्लैंक में ए आएगा, दूसरे ब्लैंक में बी आएगा और तीसरे ब्लैंक में बी आएगा, है ना। या फिर सेकंड ऑप्शन बी ए बी, ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर, समझ पा रहे हैं मैं किस तरह का क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ए बी, या फिर फोर्थ ऑप्शन बी बी। मैं एक और ऑप्शन देता हूँ 5 अदर, कुछ और आ रहा है तो, हालांकि ये मिलेगा नहीं आपको नॉर्मल एग्जाम के अंदर, ये बस ऐसे संतुष्टि के लिए, क्योंकि अभी जो रैंडम क्वेश्चन बनाया है हो सकता है पैटर्न बैठे ना। तो देखो पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर ये है कि आप टोटल लेटर्स काउंट कर लो कि इसमें लेटर्स टोटल कितने हो सकते हैं। तो देखो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल लेटर्स कितने हो सकते हैं इसमें? 12, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो कि इसमें कितने वैरायटी ऑफ लेटर्स आ रहे हैं, कितने वैरायटी ऑफ लेटर्स। तो आपको मोस्टली दिख रहा है ए और बी आ रहा है ना। ए और बी आने का मतलब ये है ऑप्शन में भी ए और बी है और वैसे भी ए और बी है। अब देखो यार, हमारे पास 12 लेटर्स हैं और हमारे पास दो ही लेटर्स हैं, तो हो सकता है कि एक लेटर 2 बार आए और दूसरा 6 बार आए, यानी 2 into 6 हो सकता है। एक तो ये है, एक होता है 4 into 3, 4 into 3 यानी 4 पैटर्न 3 लेटर वाले, या फिर 2 शब्द वाले 6 पैटर्न, 6 वाले 2, इस तरीके से। मेरा ही पॉइंट समझ पा रहे हो? हाँ, अब क्या करो, आप इनको 4-4 के पैटर्न में ब्रेक कर लो। आप इनको 4-4 के पैटर्न में ब्रेक कर लो। अगर आपने इनको 4-4 के पैटर्न में ब्रेक किया तो क्या आएगा, ए बी, फिर ये ब्लैंक के बाद ये लाइन खींच लो, फिर ए और फिर ब्लैंक ए बी, फिर बी ए और ये ब्लैंक, ठीक है। अगर आप अब इसमें देखोगे तो क्या कोई पैटर्न बनेगा आपका? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए बी, इसमें अगर आप देखोगे ना तो हर एक पैटर्न के अंदर एक लेटर 2 बार आ रहा है, या तो बी 2 बार आ रहा है या फिर ए 2 बार आ रहा है। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है। अब आप कुछ भी पुट करो यहाँ पे, आपका पैटर्न बनेगा नहीं। अब यहाँ पे समझिएगा, सपोज मैं पहले वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। मैंने पहले वाले क्वेश्चन ऑप्शन के साथ हिट एंड ट्रायल किया। हिट एंड ट्रायल मतलब पुट करके देखा, तो यहाँ पे पहले प्लेस में ए आएगा, फिर ये बी आएगा, फिर ये बी आएगा। कुछ लग रहा है लॉजिक? अगर इसमें कोई लॉजिक बन भी रहा है तो क्या बन रहा है कि 2 बार ए, फिर बी ए, फिर 2 बार ए, फिर ए बी, फिर 2 बार बी और ए बी। क्लियर है? यही मालूम पड़ रहा है? हाँ और ना, ठीक है। अब थोड़ा ऐसा सोचो कि अगर हम इनको, ध्यान देना ऐसे ही करने हैं आपको, ऐसे ही सोच के करने हैं। अगर हम इनको 2-2 के पेयर में मारते हैं, 2-2, है ना, और फिर हम ये खाली कर देते हैं जो हमने लिखा था, ठीक है, और हमने 2-2 का पेयर बना दिया, तो क्या हो सकता है देखो,
सबसे पहले दिया हुआ है ए ए, तो उसके बाद बी भी कर सकते हैं, फिर ए भी कर सकते हैं, बी फिर ए कर सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। और फिर जब हमने ऐसा किया तो देखो चेक करो क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है। नहीं है, इसका मतलब ये भी पैटर्न नहीं होगा। हमें ऐसे एक दो तरीके से, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है ये वाला। अब अगला सोचो, इसके अंदर अगला जो हम इसमें पुट कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं। अगर इसको मैं ऐसे सोचूं, कुछ और पैटर्न अगर हम इसका देख रहे हैं, एक हम सोचते हैं बी ए के बारे में सोचते हैं। अब यहां पे देखना है इसका आंसर, 2 बार ए आया, फिर हमने एक बी के बाद बी पुट किया, फिर 2 बार ए, फिर ए के बाद हमने बी पुट किया, 2 बार बी और 2 बार ए। अब यहाँ पे देखो पैटर्न आपका बन गया। क्या बन गया? 2A 2B, 2A फिर AB, फिर 2B फिर AA। अगली बार जो पैटर्न आएगा उसमें फिर क्या आ जाएगा? 2B AB। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि आपको ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट मैंने इसलिए दिया था आपको कि जिससे आप सोच पाए कि हमें कैसे अरेंज करना है। हो सकता है हैवी हो गया हो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर बेस्ड, उसमें दोबारा देखिएगा आप लोग, सेम पैटर्न दोबारा चेक करिएगा। देखो क्वेश्चन सपोज दिया हुआ है हम लोगों को ब्लैंक ब्लैंक, यानी 2 लेटर यहाँ पे, ठीक है, A B A, देन ब्लैंक ब्लैंक, फिर B A ब्लैंक A B। यहां तक क्लियर? पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? हमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं। तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगेन 12 का लेटर है। अब जैसे ये 12 का आ गया, अब हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि हमें ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ लेटर्स यानी A B C D कितने आ रहे हैं। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो आ रहे हैं हमारे पास 2, सिर्फ A और B। क्लियर है? पहले भी हमने देखा था जब 12 है तो 2 into 6 कर सकते हैं, 2 के 6 पेयर, हमने 2 का ब्रेक किया था। हाँ जी, कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग बातें? यस सर। ठीक है, अब इसमें 2 का हमने यूं बना दिया, डिवाइड कर दिया 2 लेटर्स का। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे A आ गया, एक B आ गया, और लास्ट में भी क्या आ रहा है? एक A और एक B आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैटर्न बनेगा वो हमारा AB वाला बनेगा। क्या बनेगा? AB, क्योंकि इसमें बहुत ईजी हो गया। पिछला डिफिकल्ट दिया था, अब ये वाला बहुत इजी हो गया। 2 जगह आपको देखने में मालूम पड़ गया कि यार ये ए बी वाला पैटर्न है। तो देखो हम देखो ए बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, देखो बन गया पूरा का पूरा पैटर्न। अब आप देखो हर एक ग्रुप में हमें यहाँ पे ए बी मिल रहा है, यहाँ भी 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 ए बी मिल रहा है और यहाँ भी ए बी मिल रहा है। गॉट इट? इजी है? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आई? एक दे रहा हूं मैं आपको, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। लिखिए, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। मैं 3 लेटर वाला देता हूं जिससे थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए बी सी ए ब्लैंक, बी ब्लैंक ए बी सी ब्लैंक ए ब्लैंक सी ए। मैं ऑप्शन भी देता हूं जिससे आपको इजी रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका वो है सी बी ए बी, सेकेंड ऑप्शन है सी सी ए बी, थर्ड ऑप्शन है बी सी बी बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है ए सी ए बी। इसको ट्राई करें आप लोग।
लास्ट वाला। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करिए। यस सर, फोर्थ, मतलब आप लोग ये बोल रहे हैं कि फोर्थ वाला आंसर पॉसिबल है। चलो आओ इसको वेरीफाई कर लेते हैं। पहला स्टेप मेरा क्या होता है हमेशा कि हमें दिए हुए टोटल लेटर्स जितने भी हैं उन्हें हमें काउंट करना है, ठीक है। तो जब हमने काउंट किया तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 है। तो हम 16 है क्या? अरे हाँ, ये 16, ये वाला एक मिस कर दिया है ना, ये 16। अब जब 16 अपन को दिए हुए हैं तो 16 में पैटर्न क्या होता है? या तो 2 into 8 हो सकता है, मतलब 2 2 के 8 पेयर या 8 के 2 पेयर, या फिर 4 into 4 है ना, 4 4 के पेयर हमें बनाने हो सकते हैं ना। अब हम लोग इस पे सोचते हैं कि भाई 4 4 का पेयर बना लेंगे। ये समझ रहे हो ना, ये जो मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ? पेयर बनाने के लिए, है ना, कि कितने कितने का पेयर में हमें सोचना है। इसका यूटिलिटी समझ पा रहे हो आप लोग, ये काउंटिंग करने का और ये पेयर बनाने का? हाँ जी, यस और नो? इसका यूटिलिटी ये है कि हम ये लाइन जो खींच रहे हैं ना, वो हम इसी को देखकर खींचेंगे। तो 4 4 की 4 लाइन है, या फिर 4 4 लेटर्स के बाद, या फिर 2 2 लेटर्स के बाद 8 लाइनें, या फिर 8 के बाद 2 लाइनें। इस तरीके से हम लोग ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि हम लोगों ने ये कैसे किया। अब इसमें एक बार पुट करते हैं और हमारा ऑप्शन जो बन रहा है वो बन रहा है फोर्थ वाला। तो हम एक बार फोर्थ वाले की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो ए, पहले वाले में ए, फिर सी, फिर ए और फिर बी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये बन क्या रहा है? ये बन रहा है हमारा बी सी ए ए, फिर यहाँ भी क्या बन गया? बी सी ए ए, फिर यहाँ भी बन गया बी सी ए ए और बी सी ए। देखो हमारा एक पैटर्न बन गया सेट। बस यही आपको ध्यान देना है। नॉर्मली केसेस के अंदर ये पैटर्न इजी होगा। 1% चांस है कि इस वो पैटर्न में भी लेटर्स को आगे पीछे मूव कर दे, लेकिन वो 1%। 99% केसेस के अंदर पैटर्न आपको सीधा मिलेगा, इजी मिलेगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन बताया था आपको, वो 1% में आता है जब आपसे वो एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले और पैटर्न भी चेंज हो रहा हो, ठीक है। अदरवाइज 99% केसेस में आपको पैटर्न इजी मिलेगा। और इस तरीके से आप पार्ट करने के बाद जब वैल्यू पुट करेंगे और जब उनको लिखेंगे नीचे, तो आपको इजीली वो पैटर्न समझ में आ रहा होगा। क्लियर है इतना? हाँ जी, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, जिसमें हमने सीरीज समझ ली। 3 तरह की सीरीज होती है। पहला नंबर सीरीज, दूसरा अल्फाबेटिकल सीरीज, और तीसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यानी नंबर्स और अल्फाबेट, जो मैंने आपको ऊपर दिखा दिए थे। और फिर भी हमने पढ़ लिया पैटर्न, लेटर्स का पैटर्न। बस इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। आप मेन फंक्शन इतना ही है इस टॉपिक के अंदर। पैटर्न को आप खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा आप, और प्रैक्टिस के बाद जो भी आपको डाउट लग रहे हैं, जो मैंने आपको शीट भेजी थी उसका आंसर मैं आपको भेज दूंगा आज, तो उसके बाद आप आराम से उनको कर पाएंगे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये सेकंड टॉपिक है रीजनिंग का या फिर यूपीएससी के सीसेट पेपर का। अब देखो एनालॉजी में क्या होता है ना, आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। एनालॉजी का मतलब होता है कि आपके को डिफरेंट टर्म्स के अंदर क्या निकालना पड़ेगा? एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़ी बहुत बेसिक थ्योरी है, वो आप देखें एक बार। कि अगर एनालॉजी का मीनिंग बात करूं मैं कि क्या होता है, एनालॉजी का जो मीनिंग है उसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस।
कॉरेस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, ये बताओ पहले तो। क्या बोला आपने सर? दूर के लिए। हाँ अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस है दूर के लिए होता है, ओके। हाँ जी, और बताएं। अच्छा, आप में से है ना अभी एक तो अंकुर आप दे रहे हैं पेपर, है ना इस बार, अभी 28 मई को? जी सर। और कोई भी दे रहा है क्या? हाँ, और कोई भी है क्या? बस अंकुर आप ही आते हैं ना। तो अंकुर जी, जैसे कि आपसे बात हुई थी तो सिलेक्शन हो ही जाएगा आपका, है ना? बिल्कुल हो ही जाना चाहिए यार, हम भी यही चाहते हैं। तो एक काम करना यार, जब एड, हाँ क्या हो आप? हाँ हाँ, अरे वाह, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है यार ये। तो यार तुम्हारे बहुत चांसेस हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरठ। ओके ओके ओके, वेरी गुड। फिर तो बहुत सही है यार, आप तैयारी करें ढंग से और बिल्कुल आप सिलेक्शन लीजिए। मैं पर्सनली मिलने आऊंगा आपसे मेरठ। वैसे भी सिलेक्शन के बाद ही लोग मिला करते हैं ना तब मिलते हैं अपन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यार ऐसा करना, अगर आपको ठीक लगे तो जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो भेज देना यार मेरे को, जिससे कि मैं रिजल्ट आपका चेक कर लूंगा एक बार, है ना। और अगर हो गया आपका अच्छी रैंक के साथ, अगर थोड़ी भी सही रैंक आ गई तो फिर अपन ऐड वगैरह निकलवा देंगे आपका पेपर में आपकी खूब, क्योंकि अच्छी बात है ये तो यार, मतलब काफी चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने के। चलो फिर तो अच्छी बात है ना, ठीक है। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बताना मेरे को, है ना, है ना। फिर ठीक है, फिर तो काफी अच्छी बात है। आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ा फिर आपने? कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो? अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो अब क्या करना, अब जो एंड टाइम बचा है ना, अब इसमें आप पेपर सॉल्व करो। पेपर जो मॉक टेस्ट पेपर होते हैं ना, वो सॉल्व करो। अब पढ़ाई अभी, अब जो ऐसे मान लो अभी 13 दिन ये और 28 दिन वो मई के महीने के, तो अब करना क्या है आपको, ऐसे डिवाइड कर लो, 13 28 लगभग 40 दिन हो गए आपके पास, है ना। अब 40 दिन में 20 दिन के लिए बिल्कुल पेपर ही पेपर करो, 20 दिन तक लगातार, है ना। और उसके बाद फिर अगले 20 दिन जो टॉपिक आपको लगे कि यार इसके क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, उन टॉपिकों को 20 दिन में रिवाइज कर लो। बाकी नया मत पढ़ना, नया अब कोई काम का नहीं है। आप बस पुराना पढ़ें और पेपर सॉल्व करें। अगर पेपर आपके पास हैं, टेस्ट पेपर सीरीज वगैरह हैं? हाँ, अगर नहीं मिले तो बताना मेरे को, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। अब 20 दिन में आप ये मान लो 30 पेपर कर लो, 30 पेपर के आसपास, 30 पेपर तो 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक में 100 होते हैं, और 3000 क्वेश्चन कर लोगे ना तो बस काफी रिवीजन हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद जो भी टॉपिक लग रहा है डिफिकल्ट, उसको आप अलग से याद कर लेना, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री ओनली, बस मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दो। बाकी तो जितना समझ में आ रहा है ना उतना काफी है। हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है ना। और आप लगे रहिएगा, इस बार अगर सिलेक्शन हो जाता है और अगर ज्यादा अच्छी रैंक नहीं आती है तो फिर दोबारा फिर देना, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ काफी कम जाएगी आपकी और बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर सिलेक्शन हो भी जाए तो खुश होके दहेज वहेज लेके, मैरिज वैरिज हो गई आपकी कि अभी बाकी है? चलो फिर मेरे को लगा फिर दहेज के विचार में तो नहीं हो, फिर ठीक है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद पुराने वालों को बोल मत जाना, बस ये ध्यान रखना, कई बार होता है। वो तो ठीक है, मैं तो घर वालों की बात कर रहा हूँ, बच्चे और पत्नी को। लेकिन तब भी थोड़ा ध्यान रखिएगा सिलेक्शन के बाद, है ना। मैंने बहुत से लोगों को बदलते देखा है। कई लोगों ने तो अपने
बच्चे वाइफ छोड़ दिए सिलेक्शन के बाद, है ना, दूसरा ऑप्शन मिल जाता ना ट्रेनिंग के टाइम। तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एथिकली करेक्ट रहना चाहिए अपन को लाइफ में। चलो ठीक है, अच्छी, हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए, तो एनालॉजी का मतलब देखो, कॉरेस्पॉन्डेंस वाला वो दूर वाला तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब होता है एक रिलेशन बिटवीन द थिंग्स, एक घनिष्ठ संबंध बताता है एनालॉजी। ठीक है, घनिष्ठ संबंध किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि मान लो इसमें आपकी जीके भी बढ़ेगी। मैं थोड़ा आपको ऐसे ही टर्म देता हूं जिससे आपकी जीके बढ़ जाए। जैसे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, ये नोट भी कर लेना आप लोग, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन दिया हुआ है कैनबेरा के साथ, और ये डबल सिंगल डॉट लगा के दिखाएगा, देन डबल डॉट लगा के लिखेगा कनाडा। ठीक है, अब इसके आगे आपको बताना है कि क्या आएगा। अब यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है। पहला तो आपको एनालॉजी का मतलब मालूम हो कि यार हमें करना क्या है। दूसरा, आपकी जीके भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के आगे कैनबेरा, तो पहले तो ये बताओ कि भाई ऑस्ट्रेलिया और कैनबेरा का रिलेशन आपस में है क्या। कैपिटल है, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। कई लोगों को सिडनी, मेलबर्न, पर्थ ये याद आते हैं, नहीं वो गलत है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। देन अब अगेन क्वेश्चन ये है कि क्या आपको कनाडा की कैपिटल मालूम है? अगर आप टोरंटो, सच में? नहीं है, हाँ, और कोई बता रहा है कुछ? हाँ, ओटावा, ठीक है, OTTAWA। तो यहाँ पे देखो डबल है, डबल फाइट क्या है, एक तो आपको रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, दूसरा आपकी जीके भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ कंट्री की कैपिटल्स, क्योंकि कंट्री एंड कैपिटल वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बट यूपीएससी वाले लोग भी खिलाड़ी है। वो अफ्रीकन कंट्री का नाम, ऐसी कंट्री का नाम देते हैं कि आपको दूर दूर तक नहीं समझ में आएगा कि कैपिटल क्या होती है इसकी, है ना। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, आप उसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और इस कैपिटल और कंट्री रेडी करने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप रेगुलर पेपर पढ़ें। और मैं अब कोशिश करूंगा, क्योंकि अब आप रेगुलर आ ही गए हैं अगली साल के लिए, जो अगली साल वाले हैं, कोशिश करेंगे कि हिंदू पेपर अपन को मिल जाए और मैं आपको हिंदू पेपर दे दूं। और एक ग्रुप था हमारा चैनल पे पहले भी, एक्स्ट्रा केयर कर, क्योंकि अभी मेरे को क्या है ना, इंडिविजुअल लिंक भेजना पड़ रहा है आप सभी लोगों को। मैं आप लोगों को एक टेलीग्राम का लिंक भेजूंगा, है ना। जो ग्रुप में ऐड होगा तो रहना उसके अंदर, तो है ना, उसके अंदर जो मटेरियल डलेगा वो भी डलता रहेगा। लेकिन एक अलग से हमने लास्ट ईयर से ही बना रखा था अलग ग्रुप, जिसमें सिर्फ जो एक्स्ट्रा इंटेरेंट, मतलब जो ज्यादा फोकस लोग थे ना, उनको रखा हुआ था। तो उसका लिंक भेजूंगा, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम के अंदर। तो वहां पे मेरे को एक ही लिंक भेजना पड़ेगा, एक बार में सबके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा अपन कर लेंगे, क्योंकि अभी क्या हुआ, 6-7 लोग, 3 लोगों को और भेजा था लिंक, मतलब 10 लोगों को भेजा था कुल मिला के, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। चलो, 1-2 कैपिटल और दे देता हूं मैं आपको। एक आता है, आपने नाम सुना होगा, पोर्तुगल। क्या किसी को मालूम है इसकी कैपिटल क्या है? किसे? हाँ, लिस्बन, लिस्बन, वेरी गुड, ठीक है, लिस्बन। तो पोर्तुगल का रिलेशन है लिस्बन के साथ, ठीक है। तो आपको बताना है इजिप्ट का रिलेशन किसके साथ होगा, यानी कि बहुत सिंपल सी चीज है कि इजिप्ट की कैपिटल क्या है। तो कायरो। हाँ, वेरी गुड, कायरो। इनकी स्पेलिंग की भी हैबिट डाल लीजिएगा, कायरो, ठीक है। तो ये तो हो गए कंट्री एंड कैपिटल। ऐसे ही एनालॉजी और किस किस चीज की हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनालॉजी किन किन चीजों की हो सकती है, क्योंकि पूरी चीजें लिखवाना इम्पॉसिबल है ना। आपको समझना है कि कौन कौन से टर्म्स की एनालॉजी पॉसिबल है। और एनालॉजी भी अगेन वर्ड्स एनालॉजी हो सकती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एनालॉजी के जो टाइप हो सकते हैं, पहला वर्ड एनालॉजी हो सकती है, जैसे भी हम देख रहे हैं,
वर्ड एनालॉजी, ये नंबर्स की भी हो सकती है एनालॉजी, नंबर्स की एनालॉजी हो सकती है, एंड ये अल्फाबेट्स की भी हो सकती है, अल्फाबेट्स एनालॉजी। और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक भी, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, बस इतनी ही होंगी, मतलब हो इसके बाद बचा भी क्या वैसे तो इनके अलावा और कोई एनालॉजी पॉसिबल नहीं है। अब देखो वर्ड वाली तो हमने देख ली, नंबर वाली कैसे हो सकती है कि 2 का रिलेशन दिया हुआ है 4 के साथ, तो बताइए 16 का रिलेशन कितना होगा। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, इस तरीके से। क्लियर? ये दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको कि कैसे दिया हुआ है इसने। ऐसे ही अल्फाबेट वाले में देखो कि ए का रिलेशन दिया हुआ है जेड के साथ, फिर वो पूछेगा डबल लगा के कि बी का रिलेशन किसके साथ होगा। तो ये है ऑपोजिट लेटर्स, ए का जेड ऑपोजिट होता है तो बी का क्या होगा, वाई ऑपोजिट होगा, है ना। ये आप धीमे धीमे सीख जाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक क्या हो जाएगा, जैसे कि इसने लिखा हुआ है 1a का रिलेशन है 26z के साथ, तो बताइए 2b का रिलेशन किसके साथ होगा। तो वही है, ए मतलब पहला लेटर अल्फाबेट का, 26 मतलब 26वां लेटर अल्फाबेट का, फिर बी लिखा हुआ है सेकेंड लेटर अल्फाबेट का, तो क्या हो जाएगा 25th लेटर अल्फाबेट का, क्या होगा आंसर, वाई। ये हैं 4 कैटेगरी एनालॉजी की। क्या ये चारों कैटेगरी समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब मैं आपको नीचे बता देता हूँ कि ये तो कैटेगरीज हो गई कि इन कैटेगरीज के। वॉइस प्रॉपर आ रही है, नेटवर्क सही है, टूट टूट के तो नहीं आ रही आवाज मेरी? ठीक है, तो हाँ, कौन, नीरू, प्रभजोत, पूनम, पथिक, जाग रहे हो ना सभी लोग? चलो वेरी गुड, बस यही पूछना था कि जाग रहे हो कि नहीं। अब देखो इन एनालॉजी के टाइप, मतलब इनमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ये एनालॉजी हो सकती है कंट्री एंड कैपिटल्स की। आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो कंट्री एंड कैपिटल्स पहली चीज। दूसरा स्टेट एंड कैपिटल्स, और अगेन वही स्टेट और कैपिटल्स आपको याद होने चाहिए कि कितने स्टेट हैं और कितने कैपिटल्स हैं। मतलब जितनी स्टेट उतनी कैपिटल होंगी, लेकिन कौन सी स्टेट है कौन सा कैपिटल है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, स्टेट एंड कैपिटल्स। थर्ड आता है कंट्री एंड करेंसी। कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी चल रही है ना। करेंसी भी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए कि कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी है। अब 2-3 करेंसी देख लो, मतलब ऐसे तो देखने तो सारी की सारी हैं। यूके की करेंसी कौन सी है? हाँ जी, यूके की करेंसी का आइडिया है? हाँ, थोड़ा देख लेंगे अपन लोग कि यूके में चल रहा है पाउंड, बांग्लादेश में चल रहा है टका, बर्मा में चल रहा है क्या। तो इस तरीके से आपको ये याद करने पड़ेंगे, है ना। इनकी एक लिस्ट है, चाहे तो मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऐसी सभी चीजों की। तो किन किन चीजों की एनालॉजी बन के आती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, है ना। अगला होता है इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट्स। मैं हर किसी का एक एग्जाम्पल भी लिख दूंगा जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ऊपर वाले तो इजी थे। तो देखिए, एक सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट यानी कौन से उपकरण से क्या मापा जाता है। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट होता है, जैसे कि मान लो बैरोमीटर है, एग्जाम्पल है ये बैरोमीटर। बैरोमीटर से नापते हैं प्रेशर। ठीक है, फिफ्थ देखिए, फोर्थ तो हो गया।
इसमें मेल और फीमेल वाला भी आता है, मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में किस तरीके से होता है वो एग्जांपल समझें। ऐसे समझ लीजिए कि फीमेल डॉग को क्या बोलते हैं, डॉग को क्या बोलते हैं, तो है ना, तो रिलेशन क्या होता है, डॉग एंड बिच, ठीक है। तो ऐसा ना, कुत्ता और कुतिया, इस तरीके से समझ सकते हो आप लोग। ऐसे नेफ्यू नीस सुना होगा आप लोगों ने, भतीजा भतीजी, नेफ्यू नीस, तो इनका आपको ऐसे याद रखना है। तो दो एग्जांपल हो गए मेल फीमेल वाले। देन एनिमल और उनके बच्चे, तो इसे बोलते हैं 6 कैटेगरी। देखिए, एनिमल्स एंड बच्चों को बोल सकते हैं यंग वंस, अब देखो यंग वंस या फिर यंग वन। अब काऊ के बछड़े यानी गाय के बछड़े को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लो। हाँ, काऊ का रिलेशन होगा काल्फ के साथ, ऐसे ही कर दो। और ले लो डियर का, डियर का होता है फान, FAWN, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। और ये देखो, इसका एक तरीका ये भी है, इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं कि यूपीएससी के पेपर में हिंदी भी दी हुई होती है। अगर आपको लग रहा है कि कोई डिफिकल्ट टर्म में समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत हिंदी देख लो, क्योंकि हम लोग इंडियन है, हमको इनके नाम हिंदी में ज़्यादा बेटर तरीके से मालूम होते हैं, तो इसीलिए इसको ईजी है क्रैक करना। अब होता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप। मैं आपको सारी कैटेगरी लिखा दे रहा हूँ, जितनी भी कैटेगरी पॉसिबल है। इंडिविजुअल पर्सन, और उसके ग्रुप को किस नाम से जानते हैं, एंड ग्रुप। जैसे इंडिविजुअल पर्सन में क्या होता है, एक अकेला जानवर है तो उसे कैटल बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखो, अकेला जानवर कैटल, और अकेले मतलब उन जानवर ग्रुप हो गया तो उसे बोलेंगे हर्ड, ठीक है। इसमें बोलते हैं एनिमल का झुंड। ऐसे ही आप और भी कर सकते हो। अगर एक मछली तो फिश, और पूरा मछलियों का ग्रुप है तो उसे क्या बोलेंगे, शोल, SHOAL, ठीक है। अब देखो, सारे लिखाना पॉसिबल नहीं है, उनकी मैं लिस्ट भेज दूंगा, और अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो वैसे आप लिख लीजिएगा, लेकिन ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटी एंड यूनिट। क्वांटिटी एंड यूनिट, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी कौन सी यूनिट निकलेगी। तो जैसे कि होता है ना, एग्जांपल देखो, फिजिक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने थोड़ा बहुत, तो वर्क को मेजर करने वाली क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी तो ये हो गई वर्क, और मेजर क्या करते हैं, किसमें करते हैं, यूनिट क्या है, जूल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें है ना हजारों कैटेगरी बन सकती है, मैं 10 कैटेगरी यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 कैटेगरीज, बाकी तो फिर भगवान मालिक है कौन सी कैटेगरी हो सकती है आपके पास। अलग अलग एनिमल के साउंड्स, तो एनिमल एंड उनके साउंड्स। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो कि एनिमल के अलावा जो चीजें होती हैं, थिंग्स एंड उनके साउंड, अलग अलग चीजों से जो साउंड निकलता है उनके साउंड। ये हो गया 9th नंबर। अब इसमें देखो, एनिमल में जैसे लॉइन का आपको मालूम होगा, बड़ा फेमस रहता है, लॉइन का रोर आता है, दहाड़ना, लॉइन का होता है रोर। और जो RRR मूवी आई थी ना, उसमें वो एक आर का मीनिंग रोर ही था। फिर हॉर्स बहुत कॉमन है,
हॉर्स का होता है नी, NEIGH, हॉर्स हिनहाता है ना, क्या बोलते हैं जो भी आप लोग इसको, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखो 10th नंबर, एनिमल्स या थिंग्स, एनिमल्स एंड थिंग्स, मतलब एंड तो क्या लगाना है, एनिमल और थिंग्स जहाँ पे रखी जाती हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं। जैसे कि एनिमल कीपिंग प्लेस, जैसे जानवरों को जू में रखा जाता है इस तरीके से, तो एनिमल एंड थिंग्स का कीपिंग प्लेस। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कार है, तो कार कहाँ रखेंगे आप, गैराज में। कार के लिए टर्म क्या आएगा, गैराज, ठीक है। ऐसे एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स जंगल नहीं आएगा, ध्यान रखना, जंगल में तो वो नेचुरली रहते हैं। अब अगर हम आर्टिफिशियली उनको रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, जू में, एनिमल्स का जू के साथ, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं गेम्स का, प्लेयर्स का, कौन सा प्लेयर कौन से गेम से, वर्कर टूल, ठीक है, बॉडी पार्ट, पेयर्स, बहुत अनगिनत बन सकते हैं। आपको बस करना क्या है, लगभग 50-100 क्वेश्चन कर लेना इसके, वो मैं आपको आज इसकी वर्कशीट रात तक, ठीक है ना, भेज दूंगा, ठीक है प्रतीक जी। चक्कर क्या होता है ना, सुबह ऑफिस निकल जाते हैं, फिर ऑफिस के बाद जब आते हैं ना तो टाइम लग जाता है, इसलिए बीच में एक तरीके से गैप हो जाता है। जब मैं बोलता हूँ ना कि भेज दूंगा तो फिर वो रात को इसलिए जाता है, रात तक, क्योंकि मॉर्निंग खत्म हुई तो मॉर्निंग के बाद बस ऑफिस, फिर तो कहाँ ही ध्यान रहता है। ओके, इसी तरह डिसीज भी हो सकती है इसके अंदर, डिसीज और उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, या डिसीज और उनका अफेक्टेड बॉडी पार्ट हो सकता है ना, और एक्सेट्रा। मैं इसके आगे लिख देता हूँ, खत्म नहीं हो रहे हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो ETC, एग्जाम्पल भी और टाइप्स भी। और हर एक टाइप को ऐसे याद करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ चीज़ें नेचुरल भी हो जाती है। नेचुरल इन द सेंस आप देखकर, क्योंकि हम लोग सभी लोग सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हुई होती हैं, तो अलग से याद करने की रिक्वायरमेंट भी कई बार नहीं पड़ती है। लेकिन जो बेसिक टर्म्स हैं, अगर मान लो वही गड़बड़ हो गई तो उसके लिए हमें याद करना होता है ना। मालूम पड़ा हम समझ तो रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग ही नहीं मालूम। जैसे हम लोग को जानते हैं कि हमने भेड़ देखी होगी, लेकिन अगर हमें भेड़ के बच्चे का नाम ही नहीं मालूम है ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रॉपर शीट्स दे दूंगा, उसमें आप प्रैक्टिस करिएगा। और जब आप थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे 50-100 के आसपास, तो आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और उनके मैं आंसर दे ही दूंगा, तो आंसर जब मिल जाएंगे तो आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जिसका भी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया आपको, उस वर्ड मीनिंग को क्या करना, आप गूगल पे देख लेना है ना, बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर। एक नंबर वाला और देख लेते हैं, नंबर का रिलेशन किस तरह से रहता है। ये तो हमने नंबर बता दिया, नंबर का देख लीजिए एक बार। जैसे हो सकता है दिया हुआ है, बाकी ये है ना आपकी रीजनिंग में काम आ जाएगा अगर वैसे भी आप देखेंगे। जैसे कि 3 का रिलेशन दिया हुआ है 11 के साथ, तो बताइए 7 का रिलेशन क्या होगा। अब इसमें देखो असली मजा तब है जब आपको उसका आंसर मालूम हो, यानी ऑप्शन वो गिवन हो। तो पहला ऑप्शन मान लो 61 गिवन है, सेकंड ऑप्शन 51 गिवन है, थर्ड ऑप्शन 41 गिवन है, फोर्थ ऑप्शन 39। अब एक बार ट्राई करो, कर पाएंगे आप लोग कि कैसे बनेगा इसका आंसर। 3 का 11 के साथ क्या रिलेशन होगा और 7 का रिलेशन कैसे बनाएंगे हम लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा खेल है ना वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही करना है हमको। यस, कोई कर पाएगा इसको क्रैक? हाँ जी, एनीवन? नीरू, अंकुर? चलो देखो मैं बता देता हूँ फिर आपको, फटाफट देखिए। यहाँ पे देखो बहुत आसान था, 3 का रिलेशन 11 के साथ है। अगर मैं 3 को स्क्वायर कर दूं तो 9 होगा, उसमें +2 कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 11 आ जाएगा। हाँ, ऐसे में 7 का स्क्वायर कर दूं +2 कर दूं तो कितना आएगा, 51, और हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है 51। ठीक है, आंसर।
ठीक है। ऐसे ही इसका जो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट के अंदर वो पूछता है, तो उसमें ऐसे पूछता है कि ए मान लीजिए जी का रिलेशन है आई ओ के साथ, देन आप बताइए ई के का रिलेशन किसके साथ होगा। तो ऐसा समझो कि ए के बाद आई और जी के बाद ओ, इनमें डिफरेंस कितना है, ए से आई का डिफरेंस कितना है, जी से ओ का डिफरेंस कितना है, वही रिलेशन ई का अगले वाले के साथ होगा और के का अगले वाले के साथ होगा, है ना। तो बहुत आसान है ये वाली चीज। इसको हम लोग एक जगह और करेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग में भी। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, ए और आई में डिफरेंस निकाल लो और जी और ओ में डिफरेंस निकाल लो, उतना ही डिफरेंस पुट कर दो। डिफरेंस मतलब वो एबीसीडी लिखकर, डिफरेंस जब मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, डिफरेंस मतलब पूरा अल्फाबेट लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी पूरा जेड तक। तो फिर उसमें देखना है ए और आई के बीच में कितने डिफरेंस है और ऐसे ही जी और ओ के बीच में कितना डिफरेंस है। तो ए और आई, जी और ओ के बीच में डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना होगा। हो पाएगा ये वाला चीज, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। जैसे अभी हमने किया उसी को अगर अरेंज कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग, अरेंज मतलब दो टर्म एक साथ लिख दी और एक डिफरेंट लिख दिया, तो उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हिंदी में टर्म होता है वर्गीकरण कर देना, ठीक है, या फिर अलग अलग छांट लो। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, अलग अलग छांट लो। जैसे कि इसमें बोल दिया जाता है, इसका एक और नाम बोल सकते हैं ऑड वन आउट। ऑड वन आउट इसका मतलब ये होता है कि बाकियों से अलग कौन है, बाकियों से अलग कौन है। तो अगेन इसके लिए आपको जो चीजें समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेंगी कि डिफरेंस कहां पर है। जैसे कोई बोल दे कि एप्पल, ठीक है, रोज, लोटस एंड लिली, तो द डिफरेंट कौन है। मैं लिखता हूं अभी आपके सामने, दिया हुआ है एप्पल APPLE, दूसरा दिया हुआ है रोज ROSE, थर्ड दिया हुआ है लिली LILY और फोर्थ दिया हुआ है लोटस। बताओ क्लासिफाई करोगे तो ऑड वन आउट क्या है। वेरी गुड, ये फ्रूट है, बाकी फ्लावर्स हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमें इनको क्लासिफाई करना होता है, अलग करना होता है। इसी का दूसरा नाम होता है ऑड वन आउट। तो ये अगेन वर्ड्स का हो सकता है, तो ये तो क्लासिफिकेशन किसका हो गया, वर्ड्स का। अब ऐसे ही आपको, अब दुनिया में देखो कितने सारे वर्ड्स हैं, कुछ किसी का भी ग्रुप बना सकते हैं। ऐसे ही नंबर्स का हो सकता है, ठीक है, नंबर्स का हो सकता है। नंबर्स का कैसे हो सकता है, देखो जैसे वो लिख दे हमारे सामने 1 2 4 9, बताओ ऑड कौन है। हाँ, ये मैं ऑप्शन लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। नहीं, बिना ऑप्शन के भी कर 2, और बताओ। चलो ऑप्शन लिखने से पहले ही बोल दे तो रहने दो, नहीं लिखा ऑप्शन में। हाँ जी बताएं, आंसर क्या हो सकता है इसका। हाँ जी, कोई और विचार किसी के। वेरी गुड, 2 ही करेक्ट आंसर है। क्यों, देखो 1 के स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, यानी ये स्क्वायर टर्म है पहली वाली। 4 यानी 2 का स्क्वायर होता है और 9 यानी 3 का स्क्वायर होता है, सब स्क्वायर है। अगर 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। रूट 2 का स्क्वायर बोल सकते हो, लेकिन ऐसे काउंट नहीं करते ना, रूट वाली वैल्यू काउंट नहीं करते हम लोग। जब वैल्यू लेते हैं तो वो डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाँ जी, यस और नो, है ना। ऐसे ही इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जहां पे आपको नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स, उसमें से आपको बस ऑड वन आउट निकालना होगा, है ना। और इसमें वैसे भी टर्म्स आ सकते हैं ऑड वन आउट निकालने के लिए, जैसे लिखा हुआ है, मान लो ये एग्जाम्पल और ले लो, AC DF GI YZ, बताओ ऑड वन आउट कौन है।
है ना, मतलब ये तो मैंने थोड़ा ए नहीं अच्छा नहीं, वाई जेड है। देखो कैसे है, जब हम लिखते हैं तो ए बी सी होता है, यानी ए और सी बीच वाला मिस कर दिया, ठीक है। फिर होता है डी ई एफ, यानी डी एफ लिखा, बीच वाला छोड़ दिया, एक छोड़कर लिखा हुआ है। फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई होता है, यानी जी और आई ले लिया, एच छोड़ दिया, लेकिन वाई जेड तो एक साथ आते हैं, बीच में छोड़ा ही नहीं, तो ऑड वन आउट कौन हो गया, वाई जेड। ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें लॉजिक्स होंगे। तो अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, ये नंबर वाला भी हो सकता है, और वर्ड्स का भी हो सकता है। और ये कैसे क्लियर कैसे होंगे आपको, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब ये जाके क्लियर हो रहे होंगे, है ना। क्योंकि जितनी ज्यादा मेहनत उतने ही आप क्वेश्चन देख लोगे, जब क्वेश्चन बहुत सारे देख लोगे तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि यार हाँ ये वाला क्वेश्चन तो इस तरीके से होगा। क्लियर है बात। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। मैं हर चीज के क्वेश्चन, यानी हर टॉपिक के क्वेश्चन भेज दूंगा, और हम लोग डाउट क्लास भी रखेंगे अपनी एक, जिसमें जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, आंसर देखने के बाद ही समझ में नहीं आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो देखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वो है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। इसमें जो चीज सबसे मेन है, तो जैसे कि मैं उम्मीद कर ही रहा हूं आप लोग सभी लोग जाग रहे हैं, ढंग से कॉपी पेन लेके बैठे हैं। चलिए, मैं यहाँ पे एक ABCD लिखूंगा, और जो पुराने बच्चे मतलब पुराने लोग हैं वो जानते भी हैं, तो जैसे मैं लिखवाऊंगा वैसे ही लिखिएगा। अगर आपने गलत कर दी तो आपको दोबारा लिखनी होगी, ठीक है। अब नोट करें, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही, मतलब उसकी एक मतलब वैल्यू में आपको समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन ध्यान ही रखना जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखनी है ना। चाहे तो साथ के साथ बना लो, या फिर मेरे लिखने के बाद तुम लोग लिखना सभी, ठीक है। मैं लिख दूं एक बार, फिर आप लिखिएगा, जिससे आपको पूरा गेम मालूम पड़ जाएगी कैसे लिखा गया है। ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVW X Y Z। देन इनकी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। जब हम लोग ए को नंबर 1 देते हैं और आगे बढ़ते हुए जाते हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्ट कोड। और जब मैं जेड को नंबर 1 दे दूंगा तो इसे बोलते हैं रिवर्स कोड। तो मैं रिवर्स नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है। चलो एक बार बना लो आप लोग, है ना, बनाओ। आप लोग बनाएंगे और फोटो दिखाएंगे भी कैमरा ऑन करके, चाहे तो कैमरा ऑन करके या फोटो सेंड करके। तो फिर मैं बता दूंगा कितने लोगों ने गलत लिखा है। फटाफट बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। लिख रहे हैं ना आप लोग? लिख लिया? चलो दिखाओ फटाफट से। चाहे तो आप फोटो भेज दो मेरे को, या फिर आप कैमरा ऑन करके दिखा दो, जैसे भी आपको ठीक लगे।
ये तो बहुत ही ब्लर आ रहा है, क्या पेंसिल से लिखा है क्या? पूनम आपका तो अच्छा 2 बार लिखा है क्या आपने? तो 2 बार में आपने क्या किया? अच्छा 1 बार आपने, चलो ठीक है, वैसे एक, हाँ ठीक है, 1 बार आपने डायरेक्ट लिखा है, 1 बार रिवर्स वाला लिखा है ना, ठीक है, ओके ठीक है। बाकी लोग चलो ठीक है, एक बार देख लो। देखो क्या है, मैंने डायरेक्ट कोड अलग कलर से लिखा था, इनडायरेक्ट कोड अलग लिखा था। अब यहाँ पे समझो, कोई भी लेटर ले लो यहाँ पे, ठीक है, देखना यहाँ पे ये जो लेटर्स हैं जो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं ना, ये एक दूसरे के होते हैं रिवर्स या फिर ऑपोजिट लेटर्स। इनके आप डायरेक्ट कोड या रिवर्स कोड को ऐड करोगे तो हर बार आपको मिलेगा 27। क्या मिलेगा? 27। देखो आज से ग्रीन ग्रीन को जोड़ो, 20 + 7 27 और 20 + 7 27। तो ये आपस में क्या होते हैं, ये दोनों लेटर्स G और T आपस में क्या होंगे? ऑपोजिट लेटर्स। क्या होंगे ये? ऑपोजिट लेटर्स। क्लियर? ये याद रहेगा आपको। सेकंड थिंग क्या ध्यान रखनी है, कोई भी पेयर देख लो आप, कोई भी ऑपोजिट लेटर्स का पेयर देख लो, उनके या तो डायरेक्ट कोड जोड़ोगे तब भी आपको 27 मिलेगा, 27 मिलेगा, या फिर रिवर्स कोड ऐड करोगे तब भी 27 मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑपोजिट लेटर्स। और आपको इन्हें ऊपर नीचे ही लिखना था एक दूसरे के, इनका सीक्वेंस आगे पीछे नहीं गड़बड़ाना चाहिए। अगर गड़बड़ा रहा है तो गलत है, तो आपको दोबारा लिखना है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ए से लेकर एम और एन से लेकर जेड यू रिवर्स लिखना था और एक ही लाइन में लिखना था, है ना। ऐसे नहीं है कि ए से लेकर एम तक लिखा 2 लाइनों में पहुंच गया लिखना नहीं, एक ही लाइन में होना चाहिए, है ना। तो प्रॉपर ए से लेकर एम और एन से लेकर जेड ये आपको एक लाइन में लिखना है। क्लियर हो गई बात? अगर आप ये बना लिए प्रॉपर तरीके से, एग्जाम जैसे ही स्टार्ट होता है उससे पहले फटाफट से रफ पेज मिलता है या पीछे जो होता है ना पेपर में जगह, वहां बना लो फटाफट से, क्योंकि यूपीएससी में 4 से 5 क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड, और वो सारे क्वेश्चन इस तरीके से एबीसीडी लिखने पर आपके सॉल्व हो जाएंगे 99.99%। ये ध्यान रखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे 99.99। अगेन बोल रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हो फटाफट से पूरा लिख लेना है। क्लियर? ठीक है, तो डन। आज के लिए इतना रखते हैं। धीमे धीमे हम लोग टाइमिंग बढ़ाएंगे अपनी क्लास की। हम लोग सैटरडे के अलावा, संडे ऑफ रहेगा, सैटरडे के अलावा हम लोग बाकी दिनों में जो क्लासेस अपनी रखेंगे वो 1.5 घंटे की रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले तो ऐसे ही चल रहा था, दया दान धर्म में काम चल रहा है, इसलिए इतना मन नहीं होता था और इवनिंग में थकान भी होती थी। बट अब मॉर्निंग में है तो एनर्जी रहती है, तो हम लोग 1.5 घंटे क्लासेस किया करेंगे। तो जब सी सेट की बात करें तो सी सेट जैसे आज 17 हो रहा है, आप लोग देखेंगे कि हम लोग 30 से पहले, मतलब ये मंथ खत्म होने से पहले पहले हमारे सी सेट के सारे के सारे टॉपिक कर लेंगे डिस्कस यहाँ पे। फिर आपके ऊपर है कि आप उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हो। और 1 तारीख से अगेन हमारा जीएस स्टार्ट कर देंगे हम लोग, और इस बार जीएस में आपको अलग फील होगा, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा कि हाँ इस बार मजा आ रहा है। हर बार की तरह इस बार नहीं होगा, और क्लासेस मैं बोल रहा हूँ मॉर्निंग में ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि मॉर्निंग में बेटर रहता है एज कम्पेयर टू इवनिंग। आप लोग तो हो सकता है वर्किंग ना हो, लेकिन जो लोग वर्किंग होते हैं वो लोग जानते हैं ये दर्द कि रात को आके हिम्मत नहीं बचती है पढ़ाने की या फिर कुछ भी काम करने की। पढ़ाना तो एक अलग पॉइंट हो गया, खाना खाओ और सो जाओ, बस यही मन करता है ना। तो इसलिए मॉर्निंग में क्लासेस रखेंगे और कोशिश रखेंगे कि हम लोग सैटरडे के अलावा बाकी दिन 1.5 घंटे के आसपास पढ़ पाए एक बार में। तो आप लोग भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगर आप लोगों का रात में शेड्यूल देर तक जगने का है तो थोड़ा उसको चेंज कर लो, मॉर्निंग में उठना स्टार्ट करिए, थोड़ा जल्दी सो जाइए, है ना। बाकी स्नेहा से ही बात करनी है एक बार, 2 लोग और भी है उनसे बात कर लेते हैं, वो भी मॉर्निंग में उठना स्टार्ट करें। ठीक है, बाकी और कोई समस्या है तो पूछिए। हाँ जी सर, मैंने सैटरडे को इससे पहले क्लास की नहीं थी, क्या वो क्लास की वीडियो या फिर मिल PDF मिल सकती है? वीडियो भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, दोनों चीज़ें, चिंता ही मत करो आप। अगर हाँ बोलिए। सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, सो कोई हेल्प हो सकती है? सी सेट तो मैं ऐसे कर लूँगा इंग्लिश में। मैं बता रहा हूँ आप मीडियम ही चेंज कर लो। नहीं सर,
लास्ट में आते हैं मेरी चीज नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में मटेरियल दे देंगे आपको, ठीक है। आप समझ तो जाते हो ना, फीलिंग तो जो कंटेंट को डिलीवर और अंडरस्टैंडिंग वाली बात है वो तो आप समझ ही रहे हो ना, है ना। अब बात रही कंटेंट की, तो कंटेंट दे देंगे हिंदी में आपको, ठीक है। ऐसे आप समझ गए कि आर्ट एंड कल्चर में हड़प्पा में क्या हो रहा है, वो मैंने समझा दिया। अब बच्ची है बात याद करने वाली, तो याद करने के लिए हम आपको हिंदी में मटेरियल दे देंगे, तो वो आप याद कर लो उससे, ठीक है। बाकी क्लासेस इंग्लिश में कर लो, चीजें वहां पे समझ में आ ही जाएंगी, फिर वो कर लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मॉर्निंग मतलब। ओके, थैंक यू एवरीवन।